चलिए नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सके। ओके, है ना। जल्दी से एक बार शुरुआत करेंगे मेरे दोस्त आज की इस कक्षा की। बताओ जरा, सब ठीक है? आपको पता है, मतलब हास्यास्पद बात अब मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बहुत ही हास्यास्पद बात है। और वो बात क्या है? ब्लरिंग आ रही है? एक मिनट सर, दिख नहीं रहा है, रुको रुको एक मिनट, अभी चेक करता हूं। आप दिख रहा है ना? अब दिख रहा होगा। ओके, देखो अभी मैं मतलब आपको बताऊं, एक पुलिस वाला था, पता नहीं कौन था, भगवान जाने, मैं नहीं जानता। पर अभी एक वीडियो मैंने देखा, अभी जो एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें पूरा हमारी आरडब्ल्यू टीम और पूरे जितने भी लोबी, टीचर्स लोबी, वो सारे गए हुए हैं एसएससी के बारे में, कुछ बदलाव के बारे में अपनी बात रखने के लिए गए हुए। मतलब तो वहां पर एक पुलिस वाला अभिनव सर से कहता है कि ये वर्दी पहनोगे तो मर्दान की मतलब साबित होगी, मतलब आपको पता चलेगा कि मतलब सामने पुलिस वाला उनको रोक रहा है, सबको, नवीन सर को, अंकित सर को, जितने भी टीचर्स हैं वहां पर, अभिनव सर, राकेश यादव सर, सबको। और वो मतलब अभिनव सर ने पूछा उनसे, पुलिस वाले से, कि आप इतना डरते क्यों, सेशन चल रहा है तो बोले वर्दी पहनोगे तो पता चल जाएगा। तो उनका क्या जवाब था? बोले हमने 2017 में पहन के उतार दिया इसको। गजब भाई, मतलब मर्दान की साबित करने के लिए आपको अब वर्दी पहनना पड़ेगी, बताओ आप। पर यार वास्तव में मानना पड़ेगा, पूरी टीम इसमें लगी हुई है। संदीप चौधरी सर, राहुल देवतिया सर, नवीन सर, अंकित सर, सब लोग हैं यार। और बाकी टीचर्स भी हैं, आसपास के जितने भी अलग अलग कोचिंग संस्थान हैं, सबका सपोर्ट इसमें है। और कुछ जरूरी बदलाव जरूरी है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि बदलाव जरूरी है। और ये बदलाव होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा जरूर, है ना। तो लेकिन ये बदलाव आप और हम ही कर सकते हैं, मतलब हमारी पूरी टीम। ठीक है, चलिए। सभी अभी अंदर है मेरे दोस्त, सभी जेल में हैं, सबको अरेस्ट कर लिया गया है और आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई है कुल मिलाकर के, लेकिन डरेंगे नहीं। हमारे शिक्षक साथी सब एडवांस है मेरे दोस्त, ऐसे डर के जीने से क्या मतलब है। आइए कल की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। मतलब कल हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कल हम बैंकिंग की शुरुआत कर चुके थे और बैंकिंग में हमने ये पढ़ा था कि बैंकिंग एक वित्तीय संस्था है जो लोगों से जमा स्वीकार करती है और लोगों को ही ऋण देती है। ठीक है, बैंकिंग के बारे में। इसके विकास की हम बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है जो 1770-71 में कलकत्ता में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था और ये यूरोपियन पद्धति पर आधारित है। ओके, आ रही बात समझ में? ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में भारत में आ गई थी और इसने 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में की थी। इन तीनों को मर्ज करके जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। बाद में मैंने आपको यह भी बता दिया था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, है ना, 1 जुलाई 1955 में एसबीआई में तब्दील कर दिया गया था। अब एक नए टॉपिक की हम शुरुआत करने वाले, वो है आरबीआई। ये बैंकों के इतिहास को लेकर के हमने बात की थी, अब एक नया हेडिंग हम डालेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आओ जरा मैं आरबीआई के बारे में यहां पर चर्चा करता हूं, आरबीआई के बारे में क्या क्या खास बातें हैं। तो हेडिंग डालेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकार कितना भी प्रयास कर ले लेकिन हमारे शिक्षक साथियों को नहीं झुका पाएगी। और ये मतलब आप खुद सोचो, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा मतलब मैं टीचर लोबी की बात कर रहा हूं, वो चाहते तो बच्चों को भी बुला सकते थे दिल्ली प्रोटेस्ट में और बच्चा खूब भर के आता। दिल्ली में स्थिति मतलब बेकाबू हो जाती अगर टीचर्स बोल देते कि आ जाओ। तो टीचर्स ने सोचा कि हम अपने हैंड पर ये चीजें सुधारने की कोशिश करते हैं, है ना। और हर संस्थान से जो ऐसे टीचर जो अपनी बात रख सके उनको भेजा गया है। हमारी भी टीम गई हुई है, मैं नहीं गया, मैं उज्जैन में हूं और आप लोगों की क्लास मुझे लेना है, कल मेरी मैराथन भी है, इस वजह से मैं नहीं गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें, इसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आरबीआई के नाम से। आरडब्ल्यू से पूरी टीम गई हुई है, अंकित चौधरी सर, सॉरी अंकित भाटी सर, है ना, और नवीन सर, संदीप सर, तमाम साथी हमारे सभी लोग गए हुए हैं लगभग, है ना। और भी है, देवतिया सर भी है, राहुल सर हमारे। चलो आरबीआई के बारे में हम बातचीत करें। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है भाई साहब। तो ये देश का केंद्रीय बैंक है, सबसे पहली बात, ये देश का केंद्रीय बैंक है, देश का केंद्रीय बैंक। इसी को अंग्रेजी में सेंट्रल बैंक बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, देश का केंद्रीय बैंक है ये। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो आरबीआई ही है। केंद्रीय बैंक को अंग्रेजी में सेंट्रल बैंक बोल देते हैं। ओके, सेंट्रल बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं। तो देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है मेरे दोस्त, जरूर आपको याद रखना है। तो देश का सेंट्रल बैंक, देश का सेंट्रल बैंक है। तो ये हमारे देश का क्या है? केंद्रीय बैंक है मेरे दोस्त, ये बात आपको याद रखना। अच्छा, दूसरी बात, आरबीआई की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई? आरबीआई की स्थापना कब की गई? तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, दूसरी बात मेरे साथियों, इसकी स्थापना किस अधिनियम से की गई थी? एक्ट कौन सा था? एक्ट। तो याद रखना, इसकी स्थापना की गई थी एक एक्ट से और उस अधिनियम का नाम था आरबीआई अधिनियम।
लिखेंगे आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 मेरे साथियों, 1934। ओके, आरबीआई एक्ट 1934 से इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, फिर अगला सवाल आपके मन में यह आ सकता है कि आरबीआई जो है ना, आरबीआई इसका मुख्यालय कहां पर है, या कौन, किसकी समिति की सिफारिश पर मेरे साथियों, पहले लिखो सिफारिश, किसकी रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना की गई थी? आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो किसकी रिकमेंडेशन थी? तो याद रखना एक समिति थी जिसका नाम है रॉयल कमीशन। क्या बोलते हैं? रॉयल कमीशन के नाम से आप इसे जानते हैं, रॉयल कमीशन। तो मेरे दोस्त रॉयल कमीशन, इसमें आप लिखेंगे रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन। और रॉयल कमीशन को आप किस नाम से जानते हैं? तो रॉयल कमीशन को आप बोलते हैं शाही आयोग, रॉयल कमीशन को आप शाही आयोग बोल देते हैं, या इसी का एक और नाम है यंग हिल्टन कमीशन भी आप इसे कह सकते हैं। ओके, तो आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, यंग हिल्टन कमीशन। क्या एक चीज ऐड करेंगे मेरे दोस्त? यंग हिल्टन कमीशन। तो इसमें लिखेंगे यंग हिल्टन कमीशन, यंग हिल्टन कमीशन। ओके, ये भी बिल्कुल सही है। अब अगली बात मेरे साथियों, ये जो आरबीआई नाम की संस्था है ना, आरबीआई नाम की संस्था है, इसके मुख्यालय के बारे में हम चर्चा करते हैं, मुख्यालय। तो अगला पॉइंट लिखेंगे हेडक्वार्टर। तो जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया था? तो याद रखना, तब इसका मुख्यालय बनाया गया था मेरे साथियों कलकत्ता में। तो 1937 तक मेरे साथियों इसका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था। 1937 तक, यानी कि 2 सालों तक इसका मुख्यालय कहां पर था? कलकत्ता में। ओके, फिर इसका जो मुख्यालय है वो 1937 से इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है मेरे दोस्त? मुंबई में है, मुंबई। तो वर्तमान में भी इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में ही है, सिंपल सी बात है मेरे दोस्त। वर्तमान में भी कहां पर है? मुंबई में ही इसका मुख्यालय। ओके, अगली बात करते हैं मेरे दोस्त। अच्छा, इसका लोगो क्या है? लोगो, प्रतीक चिन्ह। अगला लिखेंगे प्रतीक चिन्ह, लोगो। आरबीआई का लोगो क्या है? आरबीआई का मेरे साथियों लोगो क्या है? लोगो, आरबीआई का लोगो या आरबीआई का प्रतीक चिन्ह की अगर हम चर्चा करें तो इसका लोगो क्या है? एक तो देखो ताड़ का पेड़ है, अगर आपने आरबीआई का लोगो देखा हो तो उसके उसमें मैं बताता हूं मेरे साथियों, पाम ट्री है। ताड़ के पेड़ को हम पाम ट्री बोलते हैं, पाम ट्री। प्लस इसी में बंगाल टाइगर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। ओके, ये बात आपको इसमें याद रखना, ये इसका लोगो है। फिर जब आरबीआई की स्थापना की गई तब इसके पास में कुल कितनी कैपिटल थी, कुल कितनी जमा पूंजी थी, कुल कितनी कैपिटल के साथ में इसकी स्थापना की गई थी, मतलब कितना पैसा इसके पास में था? तो आरबीआई की जब स्थापना की गई तब इसके पास में जमा पूंजी थी 5 करोड़ रुपए की, बस केवल 5 करोड़ की जमा पूंजी के साथ इसको स्टैब्लिश किया गया था आरबीआई को। फिर अगला सवाल मेरे साथियों ये पूछा जा सकता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है इसका नेशनलाइजेशन, है ना, मतलब इसको इसको राष्ट्र को समर्पित कब कर दिया गया? या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि आरबीआई जो है, आरबीआई जो है उसमें सरकार की 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी, मतलब 51% से ज्यादा की हिस्सेदारी जो है, ठीक है, वो कब की गई? है ना सर, उज्जैन में कहां है आप? मैं उज्जैन से ही हूं, नानाखेड़ा, मैं भी नानाखेड़ा से ही हूं, है ना, नानाखेड़ा में ही है मेरा भी स्टूडियो, घर भी यही है। तो नेशनलाइजेशन या नेशनलाइज्ड, इसको इसको नेशनलाइज्ड कब किया गया? तो याद रखना इसको नेशनलाइज्ड कब किया गया? तो इसको नेशनलाइज्ड किया गया मेरे साथियों 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी, 1 जनवरी 1949। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को हम इसे कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बताओ, बहुत बढ़िया, शानदार, चलो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ जी, एक मिनट, ये सेल चेंज कर लेता हूं मैं।
ठीक है, ओके, बढ़े आगे बढ़े। अब देखो अगली बात हम करते हैं मेरे साथियों इसके बारे में, और वो बात क्या है वो जरा समझना। ये तो राष्ट्रीयकरण की बात हमने कर ली कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है ना, ये देश का केंद्रीय बैंक है, ये सब बातें। अब मैं आपको बताता हूं मेरे साथियों आरबीआई के बारे में अगली बात, और वो बात ये है कि आरबीआई ने बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया है। कब से कब तक किया? तो 1947 तक किया। तो लिखेंगे 1947 तक, 1947 तक आरबीआई ने म्यांमार, या म्यांमार को या बर्मा बोल देते हैं, बर्मा है ना। तो 1947 तक आरबीआई ने म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। ओके, ये भी आपको यहां पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब अगली बात हमें यह करना है कि आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय या स्थानीय कार्यालय कहां कहां है। इसके स्थानीय कार्यालय मेरे साथियों, लोकल बोर्ड, स्थानीय बोर्ड आप लिखें, स्थानीय बोर्ड कहां कहां है, आरबीआई के लोकल बोर्ड कहां कहां है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई के लोकल बोर्ड जो है वो 4 जगह पर है। आरबीआई में लोकल बोर्ड कितनी जगह पर है? 4 जगह पर। आरबीआई में लोकल बोर्ड की संख्या कितनी है? 4। ओके, 4 मेरे साथियों, 4 है। वो कहां कहां है वो जरा मैं आपको बताता हूं। देखो, एक आप देखेंगे मेरे साथियों तो लोकल बोर्ड की संख्या 4 है। सबसे पहला तो कोलकाता, ये कलकत्ता भी आप इसे लिख सकते हो, मैंने कोलकाता लिख दिया, चलेगा। इसके बाद में अभी जो मुख्यालय है मेरे साथियों मुंबई, फिर नई दिल्ली मेरे साथियों, न्यू दिल्ली, और चौथा लिखना चेन्नई। ये 4 जगह मेरे साथियों इसके लोकल बोर्ड है। कितनी जगह है? 4 जगह इसके लोकल बोर्ड है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? बात समझ में आ गई ना? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगली बात हम डिस्कशन करते हैं मेरे साथियों। ये तो मैंने लोकल बोर्ड्स के बारे में आपको जानकारी दे दी है कि आरबीआई का लोकल बोर्ड जो है वो कहां पर है, क्या क्या कुछ खास बातें। अब अगली बात हमें ये देखना पड़ेगी कि आरबीआई जो है ना मेरे दोस्त, सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। आरबीआई के अब इसका प्रबंधन कौन करता है, इसका डायरेक्शन और मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो अगला हेडिंग डालेंगे आरबीआई का प्रबंधन एवं निर्देशन। क्या लिखेंगे? आरबीआई का प्रबंधन एवं निर्देशन। ओके, देखना मैं लिखता हूं आरबीआई का प्रबंधन, मैनेजमेंट, आरबीआई का प्रबंधन, मैनेजमेंट एवं निर्देशन, एवं निर्देशन। और निर्देशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शंस, डायरेक्शंस। तो आरबीआई का मैनेजमेंट और डायरेक्शंस किसके द्वारा किया जाता है? सवाल दरअसल ये बताया जा रहा है या ये पूछा जा रहा है। तो आरबीआई का प्रबंधन एवं निर्देशन मेरे साथियों किया जाता है सीबीडी के द्वारा। सीबीडी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्त? तो याद रखना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं आप इसे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलेंगे इसे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से आप इसे जानेंगे। तो हम इसमें यह भी लिख सकते हैं मेरे साथियों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो आइए जरा इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इसमें लिखेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलो, इसका प्रबंधन एवं निर्देशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? सीबीडी के द्वारा किया जाता है। सीबीडी, सीबीडी। और सीबीडी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, केंद्रीय निदेशक मंडल, केंद्रीय निर्देशक मंडल या निदेशक भी बोल देते हैं, केंद्रीय निदेशक मंडल। इसके द्वारा मेरे साथियों इसका डायरेक्शन किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से आप इसे जानते हैं, तो लिखेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, क्या लिखेंगे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से आप इसे जानते हैं। लिखो लिखो लिखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से आप इसे जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके द्वारा मेरे साथियों इसका क्या किया जाता है? प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है ना। इसके द्वारा इसका क्या किया जाता है? मैनेजमेंट और डायरेक्शंस किया जाता है। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय निदेशक मंडल। और अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है सीबीडी में, तो सीबीडी में मेरे साथियों 21 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी मेंबर्स इन सीबीडी? तो याद रखना देयर आर 21 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं इसके अंदर? 21 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। 21 सदस्य इसके अंदर होते हैं मेरे साथियों, 21 सदस्य, 21 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 21 मेंबर होते हैं सीबीडी के अंदर, 21 मेंबर होते हैं। अब ये कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? तो याद रखना, एक होता है आरबीआई का गवर्नर। तो मेरे साथियों एक है आरबीआई के गवर्नर, लिखेंगे आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर साहब होते हैं। तो एक तो आरबीआई के गवर्नर साहब होते हैं, यह बात आपको याद रखना है। दूसरे मेरे साथियों आरबीआई के ना डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर आपको पहला याद रखना है, दूसरा याद रखना है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, है ना। तो लिखेंगे डिप्यूटी गवर्नर या डिप्टी गवर्नर भी आप इसे कह सकते हैं।
तो मेरे साथियों आरबीआई में डिप्टी गवर्नर का भी एक पद होता है, डिप्यूटी गवर्नर। आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर की मैं बात करूं, और डिप्टी गवर्नर की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना है मैक्सिमम इसमें 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। अधिकतम कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, तो 4 डिप्टी गवर्नर इसमें हो सकते हैं। तो दूसरा आप लोग ये याद रखना। तीसरा आप लोग याद रखना मेरे साथियों, इसमें सरकारी अधिकारी होते हैं 2, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 सरकारी अधिकारी, ये वित्त मंत्रालय से संबंधित होते हैं, सरकारी अधिकारी, है ना। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं मेरे साथियों, सरकारी अधिकारी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कनेक्टेड होते हैं, है ना, ताकि सरकार को पता रहे कि ये आरबीआई क्या क्या काम कर रही है, क्या गुल खिला रही है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मेरे साथियों इसमें स्थानीय बोर्ड के डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो लोकल बोर्ड के डायरेक्टर्स, अभी मैंने बताया था ना स्थानीय बोर्ड 4 होते हैं, तो चारों के डायरेक्टर्स, ओके। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, स्थानीय बोर्ड के डायरेक्टर्स, स्थानीय बोर्ड के डायरेक्टर्स, स्थानीय बोर्ड के डायरेक्टर्स के नाम से आप इसे जानते हैं, ओके। तो स्थानीय बोर्ड के डायरेक्टर्स की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त, इनकी संख्या होती है 4। तो स्थानीय बोर्ड के डायरेक्टर्स की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 4, है ना। तो मेरे साथियों 4 स्थानीय बोर्ड के डायरेक्टर्स हो गए। कितने हो गए भैया, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 4 कितने हो गए, 7 और 4 11 हो गए। अब 10 कौन होते हैं, तो 10 मेरे साथियों नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, है ना। तो 10 कौन होते हैं, तो याद रखना 10 भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर। नेशनलाइजेशन से पहले बैंक कैसा था सर, हाँ बताऊंगा अभी, नीरज अच्छा सवाल है आपका, मैं बताता हूं, है ना। अगला लिखना मेरे साथियों, सरकार द्वारा नामित 10 सदस्य, सरकार द्वारा नामित सदस्य कितने होते हैं, 10। तो सरकार द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या कितनी होती है, 10। तो लिखेंगे सरकार द्वारा नामित, सरकार द्वारा नामित सदस्य, नामित का मतलब होता है नॉमिनेटेड मेंबर, अंग्रेजी वाले प्लीज लिख लेना, इसको बोलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। तो गवर्नमेंट के द्वारा मेरे साथियों कितने मेंबर्स को नॉमिनेटेड किया जाता है, तो याद रखना गवर्नमेंट के द्वारा मेरे दोस्त 10 मेंबर को नॉमिनेटेड किया जाता है। कितने मेंबर्स, तो 10 मेंबर मेरे साथियों गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। होगा 21, ओके, हो गए ना 21। तो ये बात आपको याद रखना है, ये सीबीडी में मेंबर्स है, पूछा जा सकता है। ये सवाल कई बार पूछा है कि डिप्टी गवर्नर की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 4 होती है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं अधिकतम। अब एक सवाल था आपका, और वो सवाल ये था नीरज का कि सर एक बात बताइए कि राष्ट्रीयकरण से पहले आरबीआई कैसा था। राष्ट्रीयकरण से पहले आरबीआई सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का मिलाजुला भाग था। आ गई बात समझ में, दोनों का मिलाजुला भाग था, ओके। इसका मतलब है कि सरकार का भी अधिकार था उसके ऊपर और निजी क्षेत्र का भी अधिकार था। सरकार का गवर्नर होता था, भाई सरकार अपनी तरफ से गवर्नर की नियुक्ति करता था उसमें, और इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें मेरे साथियों प्राइवेट सेक्टर के लोग थे। आ गई बात समझ में, निजी लोग थे। ये बात आपको यहां पर बताना है, कोई दिक्कत। चलो अब हम अगला हेडिंग डालते हैं, आरबीआई के क्या क्या काम है, फंक्शंस। तो अगला हेडिंग डालते हैं मेरे साथियों, आरबीआई के कार्य। क्या डालेंगे, आरबीआई के कार्य। हेडिंग डालेंगे आरबीआई के कार्य। आरबीआई के क्या क्या काम है मेरे दोस्त, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में अब हमें चर्चा करनी है, ओके। आओ जरा, आरबीआई के क्या क्या काम है। तो आरबीआई के कामों को ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। इसके मुख्य रूप से 2 काम है, क्योंकि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक भी है, भाई देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। आगे बात समझ में, तो हम लिखेंगे केंद्रीय बैंक के रूप में इसके क्या क्या काम है। क्या लिखेंगे, केंद्रीय बैंक के रूप में इसके क्या क्या काम है। तो लिखेंगे केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य। इस बार मार्कर अच्छा नहीं दिया उसने, टूटे जा रहा है। के रूप में कार्य, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, ओके। हम इसे लिखेंगे एज अ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, है ना, एज अ सेंट्रल बैंक मेरे साथियों। तो केंद्रीय बैंक के रूप में इसके क्या क्या कार्य है, केंद्रीय बैंक के रूप में इसके क्या क्या कार्य है, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं। आप बता सकते हैं केंद्रीय बैंक के रूप में इसके क्या क्या काम है। देखो ये एज अ सेंट्रल बैंक के रूप में भी इसके बहुत सारे कार्य हैं, अभी हम डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहला तो ये काम है मेरे साथियों, ये देश के अंदर नोटों को जारी करता है, करेंसी को इशू करता है ना। क्या लिखेंगे, तो ये नोटों को जारी करता है मेरे साथियों। केंद्रीय बैंक के रूप में इसके कार्य में लिखेंगे हम सबसे पहला, ये नोटों को जारी करता है। तो लिखेंगे नोटों को जारी करना, नोटों को जारी करना,
नोटों को जारी या नोटों का निर्गमन करना। निर्गमन भी एक शब्द होता है, शुद्ध हिंदी में निर्गमन बोल देते हैं, निर्गमन। करेंसी इशू बोल देते हैं यार आप इसे। नोटों को जारी करना, नोटों को जारी करना, क्या बोलते हैं इसे? नोटों को जारी करना। आ गई बात समझ में? तो नोटों को जारी करना, करेंसी को इशू करना, करेंसी इशू करना, क्या बोल देते हैं? करेंसी इशू करना मेरे साथियों। तो करेंसी इशू करना, करेंसी इशूअर, करेंसी को इशू करना। इशू करना मतलब जारी करना। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि नोटों को जारी करना वो तो आपको पता है, लेकिन मैं आपको एक बात यहां पर यह बताना चाहूंगा कि आरबीआई नाम की जो संस्था है ना मेरे दोस्त, आरबीआई नाम की जो संस्था है, इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड में बात बताना चाहूंगा कि ये नोटों को जारी तो करती है, लेकिन 1 रुपए का नोट जारी नहीं करती है, और सिक्के मेरे साथियों ये जारी नहीं करती। तो लिखेंगे 1 रुपए का नोट, 1 रुपीस का नोट, 1 रुपीस का नोट है ना, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये भी लिख लेना अगर आपको नहीं पता है तो। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का नोट एवं सभी सिक्के, एक रुपए का नोट एवं सभी सिक्के भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय भारत सरकार का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, द्वारा जारी किया जाता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि आरबीआई नोट जारी करने के लिए एक प्रणाली अपनाती है, और उस प्रणाली को बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो याद रखना है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, क्या बोल देते हैं इसे आप? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली आप इसे कह देते हैं। और न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के नाम से आप इसे जानते हैं, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। आरबीआई नोट जारी करने के लिए इस प्रणाली को अपनाती है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है, इसमें होता क्या है? इसमें आरबीआई के पास में मेरे साथियों कितनी राशि होना चाहिए? देखो, आरबीआई के पास में अगर 200 करोड़ रुपए होंगे, अगर आरबीआई के पास में कितने करोड़ होंगे मेरे साथियों? 200 करोड़ रुपए होंगे, तभी आरबीआई मेरे दोस्त नए नोटों को जारी करेगी, अन्यथा वो नए नोट को इशू नहीं करती है। ओके भाई, आरबीआई के पास एक गुल्लक है, उस गुल्लक में अगर 200 करोड़ होंगे तभी आरबीआई नए नोट जारी करेगी, ठीक है। और अगर नहीं होंगे तो नहीं जारी करेगी। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर 200 करोड़ रुपए कैश होना चाहिए कि नहीं? फिर तो याद रखना है 115 करोड़ रुपए तक का गोल्ड हो सकता है, 115 करोड़ का गोल्ड हो सकता है। और बचे कितने? 85 करोड़। ये मेरे साथियों विदेशी मुद्रा में भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा। तो जो बचा हुआ 85 करोड़ है ना, वो विदेशी मुद्रा में हो सकता है। ओके, तो ये दोनों बातें आपको यहां पर याद रखना है। 200 करोड़ रुपए का गोल्ड है और 85 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंदर। सवाल आता है? आता है सवाल। आरती पूछ रहे हैं 1 रुपया नहीं छापता है अफसर। कौन नहीं छापता 1 रुपया? आरबीआई 1 रुपया नहीं छापता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। एक चीज शायद हम भूल गए यहां पर, गवर्नर को करना। गवर्नर गवर्नर नहीं खेले हमने। अरे यार, इसके काम से पहले गवर्नर ही देखना था। चलो कोई बात नहीं, आखिरी में गवर्नर देख लेंगे। तो ये पहला काम मैंने बताया, नोटों को जारी करना। ओके, ये पहला काम है। आप चाहें तो यहां पर 1 नंबर दे सकते हैं। अब मैं दूसरा काम आपको अगले पेज पर बता देता हूं। आरबीआई का दूसरा काम है मेरे साथियों, बैंकों को लाइसेंस देना और रद्द करना। व्यापारिक बैंकों को लाइसेंस देना या और रद्द करना। व्यापारिक बैंकों को लाइसेंस देना, व्यापारिक बैंकों को लाइसेंस देना और रद्द करना। बोले रद्द क्यों करना भाई? कोई अगर कमर्शियल बैंक लाइसेंस देना और रद्द करना, अगर कोई कमर्शियल बैंक ठीक ठाक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो क्या किया जाएगा? उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। भाई तुम हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, भाई हमने जो नॉर्म्स या लागू किए हैं, जो हमने बातें की है आपसे, उसके अकॉर्डिंग आप चल ही नहीं रहे हो, तो क्या करेगा आरबीआई? हटा देगा उसको। बोले हटो, मत करो काम फोकट, है ना। हम जो चाह रहे हैं देश में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने की, है ना, वो चाहत तो आप पूरी कर ही नहीं रहे हो। तो बैंकों को मेरे साथियों लाइसेंस देता है ये। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो ये क्या करता है? लाइसेंस को रद्द भी कर देता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो चलो भाई, अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है जरा वो समझना। अगली बात यह है कि ये बैंकिंग सिस्टम जो है उसका रेगुलेशन करता है, बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन करता है मेरे साथियों, है ना। तो अगला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन करता है और उनका कंट्रोल करता है। तो तीसरा कार्य आप लिखेंगे बैंकिंग प्रणाली का या बैंकिंग सिस्टम का, बैंकिंग प्रणाली का, बैंकिंग प्रणाली का
विनियमन बैंकिंग प्रणाली का विनियमन एवं नियंत्रण, है ना। तो बैंकिंग प्रणाली को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। विनियमन एवं नियंत्रण का मतलब है रेगुलेशन एंड कंट्रोल। तो आप इसे लिख सकते हो रेगुलेशन एंड कंट्रोल, एंड कंट्रोल करना, है ना। तो बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन और कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का जिम्मा इसी के पास में। और मैं आपको बता दूं, रेगुलेशन करने के लिए मेरे साथियों ये एक एक्ट, सरकार ने एक एक्ट बना रखा है, इसको अधिकार दे रखा है कि तुम रेगुलेशन करने के लिए एक एक्ट बना लो, मतलब बनाया सरकार ने। और वो सरकार ने कौन सा एक्ट बनाया पता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ताकि आरबीआई को स्वतंत्रता दी जा सके। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये 1949 का एक्ट है। ओके, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है यार। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये 1949 का एक्ट है और ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। क्यों बनाया गया, ताकि आरबीआई को और थोड़ा सशक्त किया जा सके। ओके, ये बात आपको याद रखना है। ओके ना, बात समझ में आ गई। ये 3 काम मैंने आपको बता दी। अगला लिखना मेरे साथियों, देखो चूंकि आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है, बोले हाँ सर देश का सेंट्रल बैंक तो है, बिल्कुल सही बात है। तो याद रखना ये देश का सेंट्रल बैंक है ना, तो मेरे साथियों ये भारत के अंदर बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम जो उसको भी रेगुलेट करता है। तो भारत में बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम या वित्तीय संस्थाओं का भी रेगुलेशन करता है। तो लिखेंगे भारत में बैंकिंग, भारत में बैंकिंग और भारत में बैंकिंग एवं भारत में बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणालियों, वित्तीय प्रणाली का विनियमन, का रेगुलेशन, इसको हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। क्या बोलेंगे, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम आप इसे कह सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोलेंगे, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, ये भी आपको याद रखना, ये चौथा काम है इसका। अगला 5वां काम हम बताते हैं इसका, और क्या क्या है। अच्छा, ये अगर भारत सरकार को कभी भी आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, इन सभी संस्थाओं से मेरे साथियों, है ना, कोई काम हम पड़ेगा तो भारत सरकार डायरेक्ट नहीं आएगी, ये भारत सरकार की तरफ से नेतृत्व करेगा, है ना। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें यह भी लिख सकते हैं मेरे साथियों कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक आदि संस्थाओं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, लिखेंगे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ आदि संस्थाओं देखना, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ आदि संस्थाओं में भारत सरकार का नेतृत्व करना, मैं भारत सरकार की ओर से नेतृत्व करना, ऐसा लिखना, मैं भारत सरकार का नेतृत्व करना, ये भी सही है ऐसे, भारत सरकार का नेतृत्व करना, लीडरशिप करना। भाई भारत सरकार हर जगह ना थोड़ी जाएगी और भारत सरकार को सूझ भी नहीं पड़ेगी कि क्या चल रहा है ना। तो उसके लिए मेरे साथियों नेतृत्व करने के लिए आरबीआई को जिम्मेदारी दी गई। तो आरबीआई का कोई व्यक्ति जाएगा और वो चीजों को समझेगा, आगे बढ़ाएगा और ये देखेगा। ओके, ये भी जरूरी है। तो हिंदी में लिखो, हिंदी में ही तो है यार, सब तो हिंदी में, अंग्रेजी में क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं है ना। अगला देखो, छठवां लिखना मेरे दोस्तों, छठवां लिखना, ये जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है ना, उसका भी रेगुलेट करता है। तो अगला बिंदु लिखेंगे, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसका रेगुलेशन इसके द्वारा किया जाता है। तो लिखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, इसको बोलते हैं फॉरेक्स, या हाँ फॉरेक्स लिखे आप, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बोल देते हैं, का विनियमन। ये कुछ नहीं है, गुल्लक है सरकार के पास में जिसके अंदर विदेशी मुद्रा है, डॉलर है, जापानी येन है, यूरो है, ऐसी मुद्रा है। तो उसका रेगुलेशन करता है, उसका मेंटेनेंस करता है ना, उसको मेंटेन करके रखता है कि कहीं कम ना हो जाए, कहीं ज्यादा ना हो जाए, ऐसी चीजें, मतलब ज्यादा हो जाए चलेगा, है ना, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ये काम भी यही करता है मेरे साथियों। ओके, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना या रखरखाव करना या विनियमन करना। अच्छा, ये सरकार का बैंक भी है, तो अगला लिखना सरकार का बैंक, गवर्नमेंट बैंकर्स। जब भी किसी सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, अगर इनको कभी भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वो आरबीआई का दरवाजा खटखटा सकती है। जी हां, मोहन यादव जी को, योगी आदित्यनाथ को या फिर मोदी जी को, किसी को भी अगर पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो आरबीआई का दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन मैं नहीं खटखटा सकता, मुझे भगा देंगे लात मार के, बोले तुम जाओ, हम जनता के बैंक नहीं है। तो ये सरकार का बैंक है। दूसरा एक और लिखना मेरे साथियों, आठवां, और आठवां क्या लिखोगे, आठवां लिखना मेरे दोस्त, ये बैंकों का बैंक भी है, बैंकों का बैंक,
बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक के नाम से भी जानते हैं आप इसे। किसी भी कमर्शियल बैंक को अगर पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो आरबीआई उसके लिए हमेशा तैयार है, मना नहीं करेगा। तो बैंकों को लोन भी ये दे सकता है, बैंकों का बैंक भी है मेरे साथियों। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ओके, अब नोवा लिखना मेरे साथियों। नोवा क्या है? नोवा आपको ये लिखना है, इसके अंदर देखो हर एक चीज, हर एक दूसरी चीज के साथ में क्या कर रही है, जुड़ी हुई है मेरे साथियों। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो इसमें हम लिखेंगे मेरे साथियों, ये क्या करता है, तो ये अब एक अंतिम कार्य है दरअसल, और वो काम आपको ये लिखना है, ये मौद्रिक नीति बनाता है, मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, मौद्रिक नीति का निर्माण, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। क्या करना? मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। एक और लास्ट काम लिख लेना, साख नियंत्रण, साख नियंत्रण। इसके बारे में ना हम अगली क्लास में मंडे को मिलेंगे। कल मेरी मैराथन क्लास है इसलिए कल क्लास नहीं होगी, और सैटरडे को आप लोग रिवीजन कर लेना, संडे को आप लोग आराम कर लेना, थोड़ा कपड़े वपड़े धो लेना अपने, है ना। साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल करना, क्रेडिट कंट्रोल करना। ओके, ये सारी बातें हैं। अभी इसके बारे में हम लोग मंडे को और पढ़ेंगे, आप चिंता मत करना इतना, है ना। फिलहाल के लिए इतना भर याद रखना। ओके ठीक है, कल मेरी मैराथन है, कल हम नहीं पढ़ेंगे, कल आराम करेंगे, मतलब आप लोग आराम करना, मेरे को तो कपड़े धोना है यार अपने, है ना, तो मैं भी कपड़े धो लूंगा, थोड़े बहुत दिन हो गए। आप लोग कल थोड़ा अपना रिवीजन कर लेना, या अगर मैराथन लेना चाहो तो आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम्स पर उत्तराखंड में मेरी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की मैराथन है, आराम से आ जाना शाम को, बढ़िया मस्त 4 बजे शुरू होगी वो, है ना। अमन कह रहे सर आपकी गवर्नमेंट जॉब है क्या, प्लीज सर। अरे यार कहाँ गवर्नमेंट जॉब यार, गवर्नमेंट जॉब नहीं है भाई मेरी, है ना। बेरोजगार युवा हूं मैं। नहीं मेरे पास रोजगार है, ऐसे मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, पर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है यार भाई, है ना। सही बोला सर, संडे को सारा काम करते हैं। हाँ जी हाँ, मैं भी कपड़े धोऊंगा, देखो सैटरडे के दिन में कपड़े धोऊंगा अपने, और संडे को मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूंगा, है ना। सर नवीन सर कब आएंगे? अभी अरेस्ट किया है उनको, अभी हमें भी पता नहीं है, क्योंकि मैं 3 बजे से क्लास ले रहा हूँ, है ना, और अभी 7 बज चुके हैं। अभी फिर से मैं क्लास लूंगा, अभी 7 से 8 में खाली हूँ, तो अभी मैं अपने किसी मित्रों को या फिर क्या हुआ है उसके बारे में जानकारी लूंगा, और फिर हम देखेंगे, है ना। राहुल कुमार के लिए रिकॉर्ड क्लास है। चलो आप ऑफलाइन पढ़ाओ। चलो भाई, राम राम सभी को, कैसे हैं बाकी, सब ठीक है ना, मतलब ठीक ही होगा। तो क्लास को यहीं पर विराम देते हैं अब, ठीक है भाई। चलो तो क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, अब आगे की चर्चा आपसे करेंगे कल, आगे की चर्चा करेंगे कल से मेरा मतलब है आने वाले कल में, मंडे को ही मिलेंगे, अब तो आने वाला कल तो वही है ना। हाँ अभी भाभी जी नहीं है भाई, भाभी जी नहीं है। चलिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। भाभी जी घर पर नहीं है।